नमस्कार। आज के इस वीडियो प्रशिक्षण में हम जानेंगे कि किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव किस प्रकार दर्ज किया जाना है तथा यदि किसी कारणवश उसका गर्भपात होता है तो उसकी एंट्री संपर्क ऐप पर किस प्रकार की जाएगी। इसके पहले हमने जो वीडियो जारी किया था उसमें हमने यह बताया था कि किसी भी हितग्राही, चाहे वो 0 से लेके 6 वर्ष तक का बच्चा हो, गर्भवती माता हो या धात्री माता हो, उसको संपर्क ऐप से किस प्रकार डिलीट किया जाएगा अथवा किसी भी बच्चे की मृत्यु हो गई है या महिला की मृत्यु हो गई है तो उसको किस प्रकार से संपर्क ऐप से हटाया जाएगा। उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हैं तथा हम यह जानते हैं कि किसी भी गर्भवती माता को धात्री में किस प्रकार से बदलेंगे तथा प्रसव के दौरान यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको किस प्रकार से संपर्क ऐप पर अपडेट करेंगे। यदि प्रसव के दौरान किसी महिला का गर्भपात होता है तो उसको किस प्रकार से अपडेट करेंगे। आइए यह समझते हैं। आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी केंद्र में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का पंजीयन किया जाता है तथा जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का होता है वह आंगनवाड़ी केंद्र से निकलकर स्कूल में दर्ज किया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे सभी बच्चे 6 वर्ष के होते जाते हैं वह आंगनवाड़ी केंद्र से निकलकर स्कूल में जाते हैं तथा साथ साथ नए बच्चों का पंजीयन भी आंगनवाड़ी केंद्र में होता रहता है। संपर्क ऐप पर आपको यह सुविधा दी गई है कि नए बच्चों का पंजीयन आप कर सकें तथा जो बच्चे 6 वर्ष के हो रहे हैं वो स्वतः ही आपके क्षेत्र से बाहर होकर स्कूल के लिए चले जाएंगे और संपर्क ऐप में दिखाई देना बंद हो जाएंगे। 6 वर्ष से अधिक के बच्चों को संपर्क ऐप पर किस प्रकार देखना है यह मैं आगे अभी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है तथा जो बच्चे आंगनवाड़ी क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं उनका भी अपडेशन संपर्क ऐप पर किया जाता है। पूरी प्रक्रिया मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था। इसी प्रकार गर्भवती माताओं का पंजीयन भी आंगनवाड़ी केंद्र में किया जाता है तथा जैसे ही उनका प्रसव होता है तो उनका प्रसव भी पंजीयन किया जाता है। प्रसव पंजीयन करने के बाद में वह गर्भवती माता धात्री में स्वतः ही बदल जाती है जिसका पंजीयन अलग से आंगनवाड़ी केंद्र में किया जाता है। संपर्क ऐप पर आपको यह व्यवस्था दी गई है कि यदि आपने किसी गर्भवती माता का प्रसव दर्ज कर दिया है तो वह धात्री में स्वतः ही बदल जाएगी तथा धात्री का पंजीयन आपको अलग से नहीं करना होगा। तो आइए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं जिस पे आप देख रहे हैं कि मैंने किसी एक कार्यकर्ता का लॉगिन किया हुआ है। आपके समक्ष संपर्क ऐप का होम पेज दिखाई दे रहा है जिसमें आंगनवाड़ी प्रबंधन पर क्लिक करते हैं। आंगनवाड़ी प्रबंधन का क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हितग्राही प्रबंधन आपको दिखाई दे रहा है। यदि यह ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको संपर्क ऐप को अपडेट करना होगा। जैसे ही आप अपडेट करेंगे यह ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। हम हितग्राही प्रबंधन पर क्लिक करते हैं। हितग्राही प्रबंधन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला जो बटन दिखाई दे रहा है वो हितग्राही पंजीयन का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हितग्राही प्रबंधन के नीचे प्रसव की जानकारी दर्ज करने के लिए एवं गर्भपात की जानकारी दर्ज करने के लिए 2 बटन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी भी बच्चे की मृत्यु की जानकारी तथा यदि वह आंगनवाड़ी केंद्र को छोड़कर चला गया है तो उसकी जानकारी किस प्रकार दर्ज करेंगे ये मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, जिसकी संक्षिप्त प्रक्रिया मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। सुरक्षित करने के बाद यह बच्चा सूची से हट जाएगा।
इसी प्रकार गर्भवती माताओं को डिलीट करने के लिए भी यही ऑप्शन, इसी प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि क्या यह सदस्य स्थायी रूप से आंगनवाड़ी छोड़कर चला गया। आप कहेंगे ना, तो पूछेगा कि क्या मृत्यु हो गई है, आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पे कारण पूछकर यह सुरक्षित हो जाएगा और यह महिला आपकी सूची से दिखाई देना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको धात्री माता के लिए करना होगा यदि आपको किसी भी हितग्राही को अपने आंगनवाड़ी से डिलीट करना है तो। आइए अब हम समझते हैं कि प्रसव की जानकारी किस प्रकार दर्ज करेंगे। आपको हितग्राही प्रबंधन का होम पेज दिखाई दे रहा है, जिसमें हितग्राही प्रबंधन के विकल्प पर आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प है प्रसव की जानकारी, दूसरा है गर्भपात की जानकारी। पहले हम प्रसव की जानकारी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने प्रसव की जानकारी पर क्लिक करा, यहाँ पे आपको जिन महिलाओं का गर्भवती के रूप में पंजीयन किया गया है उनकी सूची यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। किसी भी एक पर टिक करने पर आगे हमें कुछ प्रश्न दिखाई देंगे। पहला प्रश्न, क्या महिला का नाम लिखा हुआ है, का प्रसव हुआ है? आप कहेंगे हाँ, तो यह आगे करेगा। आगे जाने के बाद पूछेगा कि प्रसव का दिनांक भरें। प्रसव का दिनांक भरने के बाद यह प्रश्न आएगा कि प्रसव का स्थान क्या है, घर है या हॉस्पिटल है। उसके बाद में क्या जन्म के समय माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप यदि कहेंगे हाँ, तो यह आगे जाएगा। आगे जाने के बाद इस प्रसव के दौरान कितने बच्चे हुए हैं। आप कहेंगे एक, तो एक का नाम दर्ज करना होगा। यहाँ पे ये पूछेगा क्या शिशु जीवित है। यदि शिशु जीवित है तो आप कहेंगे हाँ, तो बच्चे का लिंग बालक है या बालिका है। क्या शिशु का कोई नाम है? हाँ। यदि आपने शिशु का कोई नाम है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि शिशु का कोई भी नाम नहीं है तो आप ना करेंगे, तो वह माँ के नाम के साथ में उसका नाम जुड़कर आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि सुमित्रा साहू का एक बेटा है जिसका नाम इसी प्रकार लिखा हुआ आ रहा। इसी प्रकार बच्चे का जन्म के समय उसका वजन क्या था तथा जन्म के समय उसकी ऊंचाई क्या थी, एवं जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराया गया है अथवा नहीं कराया गया, इसके बारे में पूछा गया है। आगे जाने पर सुरक्षित का बटन आता है। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे, ये महिला धात्री महिला में अपने आप ही बदल जाएगी एवं धात्री महिला की सूची में यह दिखाई देने लगेगी। अब यदि प्रसव के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो गई है या बच्चे की मृत्यु हो गई है तो उसको किस प्रकार दर्ज करेंगे, आइए समझते हैं। बैक करने के बाद पुनः किसी एक महिला पर क्लिक करेंगे। महिला पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से वही प्रश्न दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ, प्रसव हुआ है। आगे बढ़ेंगे। जैसे ही प्रसव हुआ है उसका प्रसव का दिनांक भरेंगे। घर में हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है। यहाँ पे यह पूछ रहा है कि क्या जन्म के समय माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आपने पहले हाँ किया था, अब हम ना करेंगे। जैसे ही हमने नहीं किया है, यहाँ पर यह पूछेगा क्या माँ जीवित है। आपने कहा ना। जैसे ही आपने ना करा तो यहाँ पे मृत्यु का दिनांक पूछेगा एवं मृत्यु की जगह पूछेगा, घर में हुआ, हॉस्पिटल में हुआ है। जैसे ही आप आगे करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि इस प्रसव के दौरान कितने बच्चों का जन्म हुआ था, तो यह बोलेगा 1। अब जैसे ही आप एक करके आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पूछेगा क्या यह शिशु जीवित है। यदि यह शिशु जीवित नहीं है तो हम करेंगे ना, तो यहाँ पर मृत्यु का दिनांक पूछेगा और यह आगे बढ़ेगा और सुरक्षित का बटन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने माँ की मृत्यु प्रसव के दौरान और प्रसव के दौरान यदि बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसका विवरण यहाँ पे दर्ज किया है। यदि जुड़वा बच्चों का केस होता है तो उसको किस प्रकार से दर्ज कर लेंगे। हम पुनः पीछे जाने के बाद प्रसव के दौरान प्रसव की जानकारी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किसी एक महिला पर टिक करेंगे। महिला का टिक करने के बाद फिर से वही को प्रश्न आ रहा है कि क्या प्रसव हुआ है। हाँ, हुआ है। आगे बढ़ेंगे। प्रसव का दिनांक पूछेगा, घर में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या, आपने कहा जुड़वा, जैसे ही आप जुड़वा कहेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि शिशु की जानकारी, तो ये मतलब ये पहले बच्चे की जानकारी भरना है हमको। तो हमने यहाँ पर पहले बच्चे की जानकारी भर दी। शिशु का नाम यदि नहीं है तो माँ के साथ में ही आ जाएगा। उसका वजन क्या था, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जुड़वा शिशु की जानकारी पूछ रहा है, मतलब जो दूसरा बच्चा उसकी जानकारी पूछ रहा है। आप कहेंगे कि ये बच्चा जीवित नहीं है तो यहाँ पर मृत्यु का दिनांक आएगा। आप कहेंगे ये बच्चा जीवित है तो उसी प्रकार जैसे हमने पहले भरा है, बालक बालिका है कि नहीं, बेटे उसका बच्चे का नाम क्या है, जन्म के समय उसका वजन क्या था, जन्म के समय उसकी ऊंचाई क्या थी, एवं 1 घंटे के भीतर उसको स्तनपान कराया गया कि नहीं कराया गया, एवं सुरक्षित करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे यह डेटा सुरक्षित हो जाएगा एवं जुड़वा बच्चे की जानकारी दर्ज हो जाएगी। तो आज के इस प्रशिक्षण में हमने समझा कि किसी भी महिला का प्रसव किस प्रकार दर्ज किया जाना है, यदि महिला की प्रसव के दौरान मृत्यु होती है तो वह किस प्रकार दर्ज किया जाएगा, यदि प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु होती है तो वह किस प्रकार दर्ज किया जाएगा, जुड़वा बच्चों की जानकारी किस प्रकार दर्ज की जाएगी। आइए अब हम समझते हैं कि किसी महिला का यदि गर्भपात हुआ है तो किस प्रकार दर्ज किया जाना है। हम पुनः होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर आपको गर्भपात की जानकारी का विकल्प दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर गर्भवती माताओं की सूची दिखाई दे रही है। हम किसी भी एक महिला पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि क्या इस महिला का गर्भपात हुआ है। आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर गर्भपात कब हुआ है इस प्रकार पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि 12 सप्ताह से पहले हो गया है, 11 सप्ताह के बाद हुआ है। गर्भपात की तिथि पूछेगा। जैसे ही हम इसको सुरक्षित करेंगे इस महिला का गर्भपात का विवरण दर्ज हो जाएगा। तो हमारा आज का प्रशिक्षण समाप्त होता है। अब मैं कुछ अन्य विकल्पों के बारे में बात करता हूं। आप हितग्राही प्रबंधन के होम पेज पर सबसे नीचे 3 विकल्प देख रहे हैं। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, महिलाएं एवं 6 वर्ष से बड़े बच्चे। पहले विकल्प पर सभी बच्चों की सूची दिखाई देगी, चाहे वह 3 से 6 वर्ष का बच्चा हो या 6 माह से 3 वर्ष का बच्चा हो या 0 से लेकर 6 माह तक का बच्चा हो। इस विकल्प का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आपको एक साथ सभी बच्चों के नाम दिखाई देंगे। इसी प्रकार से महिलाओं में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चाहे वह गर्भवती महिला हो या धात्री महिला हो, सभी के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार जैसे ही बच्चे 6 वर्ष से बड़े होते जाएंगे वह आपको ऊपर की सूची में दिखना बंद हो जाएंगे, तो आपको वो बच्चे 6 वर्ष से बड़े बच्चे के विकल्प पर दिखाई देंगे। यहाँ पर अभी इस आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी बच्चा 6 वर्ष से बड़ा नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे एक भी सूची दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही बच्चे 6 वर्ष से बड़े होते जाएंगे वह इस सूची में दिखाई देंगे, जिससे आपको यह पता रहेगा कि हमने आज तक कितने बच्चों का पंजीयन किया था और कितने बच्चे 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से स्कूल में पहुंच गए हैं। तो आज का हमारा यह प्रशिक्षण समाप्त होता है। संपर्क ऐप से संबंधित नए वीडियो के साथ हम बहुत जल्द आपके समक्ष वीडियो प्रशिक्षण लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि यदि संपर्क ऐप के सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त करना है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी के निशान को दबाएं, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को